हाय एवरीवन। कंफर्मेशन दीजिए, ऑडियो वीडियो क्लियर है। सभी बच्चों का जवाब चाहिए मेरे को। आधो बच्चों के जवाब से काम नहीं बनेगा। अभी तकरीबन 25 बच्चे रह गए हैं जिन्होंने जवाब देना है। कंफर्मेशन दीजिए, सभी बच्चों को आवाज आ रही है। 22 बच्चे रह गए हैं। किस बात की जिद है जवाब ना देने की? आप इसे तो कंफर्मेशन ले रहा हूँ कि क्या मेरी आवाज आप तक पहुंच पा रही है। चलिए, ये बैच हमारा जो है, इस समय हमने दो बैच को मर्ज करा है। ठीक है जी। और दो बैच को मर्ज करा है। मेरे ख्याल से एक बैच आपका इनिशिएट हुआ था 15 जुलाई को और एक बैच हमारा स्टार्ट हुआ था 1 अगस्त का। तो मैं उन बच्चों से पूछना चाह रहा हूँ, 15 जुलाई वाले बच्चों से, कि हमने बेटा लास्ट क्लास में क्या पढ़ा था। चिंता मत करिए, 1 अगस्त वाले जो भी टॉपिक मैं स्टार्ट करूंगा बिल्कुल नया होगा और वो बकायदा आप सबको समझ में आएगा। और जो बीच में आपका छूटा हुआ उसकी आपको अलग से क्लासेस जरूर मिल जाएगी। तो मेरा सवाल उन बच्चों से है जो लास्ट पॉइंट में सिस्टम सॉफ्टवेयर टाइप्स एंड देयर लॉन्ग फॉर्म्स देखा था, और क्लैरिटी दो जरा हमारे पास। क्या सिस्टम सॉफ्टवेयर मैंने आपको पूरा समझा दिया था या केवल मैंने नाम ही बताया था उसका? हाँ जी, बताइए। अच्छा, खाली नाम ही बताया थे मैंने आपको? डीएसपी ने डीपीएस कॉल? ओके, सिर्फ नाम ही बताए थे। ठीक है भैया, आइए स्टार्ट करते हैं। देखो भैया, हमने कहा कि इस कोर्स के अंदर हम क्या करेंगे। हम इस कोर्स के अंदर साइबर सिक्योरिटी के बारे में जानकारी पढ़ेंगे। इस कोर्स के अंदर हम लोग अपना एथिकल हैकिंग के बारे में भी इंफॉर्मेशन पढ़ेंगे। और जाहिर सी बात है, इस कोर्स के अंदर हम लोग अपना क्लाउड कंप्यूटिंग के बारे में इंफॉर्मेशन पढ़ेंगे। ये तीनों टॉपिक का जो संपर्क है मेरा किसके साथ है? टेक्नोलॉजी नाम के शब्द के साथ है। और जब मैं टेक्नोलॉजी नाम के शब्द की बात करता हूँ तो वहां पे मेरे पास हार्डवेयर भी आता है, सॉफ्टवेयर भी आता है और साथ में नेटवर्क भी आता है। ठीक है भैया। पीछे मैंने आपको बताया था कि एक गंदा इंसान होता है जो कि कंपनी के काम करने के तरीके को बर्बाद करने का प्रयास करता है। और जब वो कंपनी का तरीका, काम करने का तरीका बर्बाद करना चाहता है तो बड़ी स्वाभाविक सी बात है, वो हार्डवेयर को भी बर्बाद कर सकता है, सॉफ्टवेयर को भी बर्बाद कर सकता है और नेटवर्क को भी बर्बाद कर सकता है। हमें गहराई में जानकारी पढ़नी है कि आखिरकार हार्डवेयर क्या होता है, सॉफ्टवेयर क्या होता है, नेटवर्क क्या होता है हमारे पास। अगर हम हार्डवेयर की बात करते हैं तो हार्डवेयर से हमारा क्या मतलब होता है? ऐसी चीज जिसको फिजिकली आप टच कर सकते हैं, छू सकते हैं। भाई, अगर आप कंप्यूटर सिस्टम की शक्ल देखेंगे तो कंप्यूटर के काफी सारे यंत्र ऐसे हैं जिसको आप छू सकते हैं। क्या आप माउस को छू पाएंगे? छू पाएंगे। क्या आप कीबोर्ड को छू पाएंगे? छू पाएंगे। क्या आप विजुअल डिस्प्ले यूनिट को छू पाएंगे? छू पाएंगे। क्या आप कैबिनेट को छू पाएंगे? छू पाएंगे। यानी हर वो चीज जिसको छुआ जा सकता है उसको हमने क्या नाम दिया था? हार्डवेयर का नाम दिया था। कल को अगर हार्डवेयर बर्बाद हो जाएगा, मान लो हमने कंप्यूटर का सीपीयू ही बर्बाद कर दिया। सीपीयू का नाम आपने सुना होगा, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, जो प्रोसेसिंग करता है हमारे पास। तो अगर हमारे कंप्यूटर का सीपीयू ही खराब हो जाए या रैम खराब हो जाए या ग्राफिक प्रोसेसिंग यूनिट खराब हो जाए तो स्वाभाविक सी बात है, हमारा कंप्यूटर काम नहीं कर पाएगा। ठीक है जी। फिर हमने क्या बोला था कि यार, ये जो हमारा कंप्यूटर सिस्टम है ये छूने लायक वस्तु है। तो स्वाभाविक सी बात है, उसको हमने हार्डवेयर का नाम दिया। पर इसके साथ साथ इसके पास क्या होता है? एक सॉफ्टवेयर नाम की चीज भी होती है। पहली बात, क्या सॉफ्टवेयर को हम छू सकते हैं? हम नहीं छू सकते। अब क्योंकि हम इसको नहीं छू सकते तो उसको हमने क्या नाम दिया? इनटेंजिबल का नाम दिया है। जिस चीज को आप छू नहीं सकते हैं उसको इनटेंजिबल कहा जाता है। ठीक है। सॉफ्टवेयर में आपने बड़े सारे सॉफ्टवेयर सुने होंगे। आपने एम एस वर्ड का नाम सुना होगा, एम एस एक्सेल का नाम सुना होगा, टैली का नाम सुना होगा आपने। आपने विंडोज नाम का ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में नाम सुना होगा।
सुना होगा ना आप लोगों ने। तो क्या आप इसको हार्डवेयर की तरह छू सकते हैं, मशीन की तरह छू सकते हैं? नहीं जी, हम इसको छू नहीं सकते। अब क्योंकि हम इसको नहीं छू सकते, इसलिए टेक्निकल भाषा में इसको हमने क्या नाम दिया था? इनटेंजिबल का नाम दिया था। जिसको कायदे से आप छू सकते हैं, टच कर सकते हैं, उसको हमने क्या नाम दिया था? टेंजिबल का नाम दिया था। और जिसको हम कायदे से छू नहीं सकते, उसको हमने क्या नाम दिया? इनटेंजिबल का दर्जा यहाँ पर दिया था। फिर अगर बेटा हम सॉफ्टवेयर की बात करते हैं, हमने कहा सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर का मिलन जब होता है, तभी जाकर हमारा कंप्यूटर काम कर पाता है। ठीक है भैया। और बड़ी बड़ी कंपनीज की बात करेंगे, तो बड़ी बड़ी कंपनीज में यहाँ पे एक बड़ी सी मशीन होती है मेरे पास, ये फ्लैट डब्बा होता है मेरे पास, और ये सारे के सारे छोटे कंप्यूटर होते हैं मेरे पास। ये जो बड़ा डब्बा होता है मेरे पास, इसको टेक्निकली हमने क्या नाम दिया था? सर्वर का नाम दिया था। ये जो छोटे कंप्यूटर होते हैं, इसको हमने क्या नाम दिया? नोड का नाम दे रखा है, या हमने इसको क्लाइंट का नाम दे रखा है। ठीक है बेटा। तो क्या सॉफ्टवेयर यहाँ पर भी होगा? बिल्कुल होगा जी, सॉफ्टवेयर यहाँ पे ना होने का मतलब ही नहीं। इसके पास भी क्या होगा? सॉफ्टवेयर होगा। ये जो मेरा कंप्यूटर है, इसकी शक्ल ऐसी है, इसके पास भी मेरे पास क्या होगा? सॉफ्टवेयर होगा। ठीक है भैया। तो सॉफ्टवेयर की अगर हम बात करेंगे तो इंटेंजिबल चीज होती है। सॉफ्टवेयर की बात करेंगे तो ये हार्डवेयर को सिखाता है काम कैसे करना है। जैसे एग्जांपल के तौर पे मैंने कहा, ये एक रॉ बच्चा है, ये कहता है मेरे को सीए बनना है। तो भाई सीए बनने के लिए तेरे को क्या करना पड़ेगा? बड़े सारे टॉपिक्स की पढ़ाई करनी पड़ेगी। आपको अकाउंट्स पढ़ना पड़ेगा, आपको टैक्स पढ़ना पड़ेगा, आपको लॉ पढ़ना पड़ेगा, आपको एक ऑडिट नाम का सब्जेक्ट पढ़ना पड़ेगा, आपको फाइनेंशियल मैनेजमेंट पढ़ना पड़ेगा, आपको स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट पढ़ना पड़ेगा, आपको कॉस्टिंग नाम का सब्जेक्ट पढ़ना पड़ेगा। ऐसे ही आपको क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड भी पढ़ना पड़ेगा, आपको इकोनॉमिक्स भी पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, तो ये सारी जानकारी आपको पढ़नी पड़ेगी, तब जाके आप सीए बन पाएंगे। तो जितने भी टॉपिक है मेरे पास, अकाउंट्स हो गया, टैक्सेशन हो गया, लॉ हो गया, ऑडिट हो गया, फाइनेंशियल मैनेजमेंट हो गया, स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट हो गया, या कॉस्टिंग हो गया, ये सारे के सारे मेरे पास क्या है? दीज ऑल आर द सॉफ्टवेयर। तो अगर मैं इंसान की बात करूंगा, तो इंसान मेरे पास क्या हो गया? हार्डवेयर हो गया। और ये जो ज्ञान है, ये जो ज्ञान रूपी चीजें हैं, ये मेरे पास क्या होगी? सॉफ्टवेयर होगी। और जब जीवन में मेरा हार्डवेयर मिलेगा आपस में, या सॉफ्टवेयर मिलेगा आपस में, तब जाकर हम कहते हैं कि हमारे पास एक सिस्टम बनता है। अब चाहे वो हमारे पास ह्यूमन बॉडी सिस्टम बना लो, या आप उसको कंप्यूटर सिस्टम बना लो। ठीक है बच्चों। तो यहां तक अगर क्लियर है तो आर नाम का बटन दबाइए। शिवम भैया अपने यहाँ पे खुद चेक कर लो, सारे बच्चों को आवाज फर्स्ट क्लास आ रही है। आपको अगर रुक रुक के आवाज आ रही है, तो आपको अपने इंटरनेट की स्पीड को चेक करना पड़ेगा, नहीं तो बाकी बच्चे भी बोल देते, सब कह रहे हैं क्लियर है, क्लियर है, क्लियर है। तो यहाँ तक आप सभी बच्चों को जानकारी क्लियर होगी। ठीक है भैया। अब ध्यान देखना, जब मैं सॉफ्टवेयर की बात करता हूँ, तो मैंने कहा सॉफ्टवेयर को टेक्निकली कितने भागों में डिवाइड करा? 3 भागों में डिवाइड करा हुआ है। हमने कहा इसका शॉर्टकट क्या होता है? हमने कहा शॉर्टकट होता है गैस। ठीक है भैया, क्या होता है हमारे पास? गैस। अब यहाँ पे क्या आ गया? जीपीएस आ गया। यहाँ पे क्या आ गया? एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर आ गया। यहाँ पे क्या आ गया? सिस्टम सॉफ्टवेयर आ गया। तो मैंने कहा सॉफ्टवेयर कितने तरह के होते हैं? हमने कहा सॉफ्टवेयर 3 तरह के होते हैं। जीपीएस से मेरा यहाँ पे क्या मतलब होता है? डैट मीन्स जनरल पर्पज सॉफ्टवेयर। ठीक है जी। एएस का मतलब मेरे पास क्या होता है? डैट मीन्स एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। और एसएस का मतलब मेरे पास क्या होता है? डैट मीन्स सिस्टम सॉफ्टवेयर। तो अगर आपसे कोई पूछे सॉफ्टवेयर कितने तरह के हैं, तो आप बता सकते हैं सॉफ्टवेयर 3 तरह के हैं। एक का नाम है जनरल पर्पज सॉफ्टवेयर, एक का नाम है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, और एक का नाम है सिस्टम सॉफ्टवेयर। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर की बात करेंगे, तो हमने कहा ऐसा सॉफ्टवेयर जो कि हमारी इच्छाओं पर आधारित है, रिक्वायरमेंट्स पर आधारित है, जरूरतों पर आधारित है, उसको हमने क्या नाम दिया? एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर का नाम दिया। जैसे फॉर एग्जांपल मेरा रेलवे टिकट बुक करने का धंधा है, तो मेरे को क्या चाहिए होगा? रेलवे। हमने कहा टिकट बुकिंग सॉफ्टवेयर चाहिए। ऐसे ही हवाई जहाज वाला काम है तो एयरवेज टिकट बुकिंग सॉफ्टवेयर चाहिए। बैंक में आपको पता है बैंकिंग वाला सॉफ्टवेयर होता है। कल को अगर आपको शेयर बाजार में स्टॉक परचेज करना है, शेयर परचेज करना है, तो आपको स्टॉक मार्केट का सॉफ्टवेयर चाहिए होगा। तो यानी अगर मेरा स्कूल है तो स्कूल का सॉफ्टवेयर होगा, अगर मेरा हॉस्पिटल है तो मैं हॉस्पिटल का सॉफ्टवेयर लूंगा। तो जितने भी सॉफ्टवेयर हैं, ये मेरी रिक्वायरमेंट्स पर, जरूरतों पे आधारित है। उसको हमने क्या नाम दिया? एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर का दर्जा दे दिया। तो ऐसा सॉफ्टवेयर जो कि मेरे धंधे को ऑपरेट करेगा, बिजनेस को चलाएगा, उसको हमने क्या नाम दिया? एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर का नाम यहाँ पे दे दिया। तो यहाँ तक क्लियर है तो आर नाम का बटन दबाइए। फटाफट इंटरेक्शन करते रहना कि ऐसा सॉफ्टवेयर जो हमारे काम धंधे के अनुसार रिक्वायर्ड है,
कोई ब्यूटिशियन है उसको डेटाबेस मेंटेन करना है, कोई स्कूल का टीचर है उसको बच्चों का डेटाबेस मेंटेन करना है, कोई ठेकेदार है तो वो कॉन्ट्रैक्ट के खर्चे के बारे में जानकारी मेंटेन करेगा। तो ऐसा सॉफ्टवेयर जो हमारी रिक्वायरमेंट्स पर आधारित है उसको हमने क्या नाम दिया, उसको हमने एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर का नाम यहाँ पे दे दिया। ठीक है भैया। अब जाहिर सी बात है, जब आप एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर की बात करेंगे तो ये तो हमारी चॉइस पर डिपेंडेंट है, हमारी रिक्वायरमेंट्स पर डिपेंडेंट है। क्या ये सभी दूसरे कंप्यूटर के लिए कंपलसरी है? सर बेकार की घटिया बात करते हो। अगर ये शाहरुख खान कहता है कि मेरे को एक्टर बनना है, तो जो हमारे वो क्या नाम थे, अ, जो हमारे स्टॉक मार्केट के धुरंधर है प्लेयर हैं यार, नाम भूल गया उनका मैं। हद हो गया यार। जो गुजर चुके हैं, जिनको हम इंडियन वॉरेन बफे कहते हैं, कोई तो बताओ। हर्षद मेहता नहीं यार, राकेश झुनझुनवाला, एग्जैक्टली exactly। जो हमारे सीए राकेश झुनझुनवाला जी हैं, हालांकि वो आज के डेट में लेट हो चुके हैं, गुजर चुके हैं। तो भाई इन्होंने तो एक्टर बनने के बारे में नहीं सोचा, ये तो स्टॉक मार्केट के धुरंधर बने। है ना, इन्होंने अपना जीवन स्टार्ट करा था मात्र 5,000 रुपये से, और जब इनका देहांत हुआ तो 45,000 करोड़ रुपया था इनके पास। यानी पीछे परिवार को इतना सारा पैसा छोड़ के गए। किसके द्वारा छोड़ के गए? शेयर बाजार के द्वारा छोड़ के गए। और हमारे घर वाले क्या कहते हैं? शेयर बाजार जुआ है। जो नहीं पढ़ता वो जुआ ही कहता है, जो सरस्वती मानता है वो बहुत पैसे कमाता है। तो क्या सारे सेम काम करते हैं? नहीं भी, ऐसा बिल्कुल नहीं है। ऐसे हम उसकी बात करेंगे, सचिन तेंदुलकर जी की बात करेंगे। ये कहते हैं भैया ना तो मेरे को एक्टर बनना है, ना मेरे को स्टॉक मार्केट का खिलाड़ी बनना है, मेरे को तो यहाँ पे क्या बनना है, क्रिकेटर बनना है। ठीक है भैया, तो ये रिक्वायरमेंट्स पर आधारित हो गया हमारे पास। समझ में आ रही बात? अब हमारे नरेंद्र मोदी जी हैं, वो कहते हैं ना तो मैं एक्टिंग करूंगा, ना मैं स्टॉक मार्केट में जाऊंगा, ना मैं क्रिकेट खेलूंगा, मैं तो नेता बनूंगा। तो ये जितने भी काम है, सारे के सारे काम हमारे किस पर आधारित हैं? रिक्वायरमेंट्स पे। और जो हमारी रिक्वायरमेंट्स पर आधारित है उसको टेक्निकल शब्दों में हमने क्या नाम दिया? एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर का दर्जा दे दिया। ठीक है भैया। अब कुछ काम ऐसे हैं, कुछ काम हमारे ऐसे हैं जो हमारे तेंदुलकर साहब भी करते हैं, जो हमारे राकेश झुनझुनवाला जी भी करते थे, जो लेटर से हर्षद मेहता जी भी करते थे, जो हमारे क्या नाम बताया, शाहरुख खान जी भी करते हैं, और जो काम आप लोग भी करते हैं। ठीक है भैया। तो आप लोग भी करते हैं, ये आम आदमी पार्टी वाला आप नहीं है, चलो केजरीवाल भी करता है। सारे काम कुछ ऐसे होते हैं जो सब करते हैं। वो काम क्या करते हैं हम सब? हम लोग सर खाना खाते हैं, ईट करते हैं, पानी पीते हैं, ड्रिंक करते हैं, सांस लेते हैं, ब्रीथ करते हैं, और जाहिर सी बात है सोना तो कंपलसरी है, स्लीप करते हैं। तो मैंने कहा हमारे लिए ईट करना कंपलसरी है, ड्रिंक करना कंपलसरी है, सांस लेना कंपलसरी है। तो जो मेरे लिए काम कंपलसरी है उसको बदले में हमने क्या नाम दिया? सिस्टम सॉफ्टवेयर का नाम यहाँ पे दे दिया। आई बात समझ में? तो सिस्टम सॉफ्टवेयर से क्या मतलब है? ऐसी चीजें जो हमारे हमारे लिए कंपलसरी है, जिसके लिए जिसके बिना हम काम नहीं कर सकते। तो खाना खाए बिना नहीं रह सकते, पानी पिए बिना नहीं रह सकते, सांस लिए बिना नहीं रह सकते, स्लीप करे बिना नहीं रह सकते। आप में से किसी गर्लफ्रेंड छोड़ के चलेगी, आपने कहा ठीक है आज से ही सांस लेना बंद, 5 मिनट के अंदर स्वर्ग लोक में मिलोगे तुम। है ना? तो डेफिनेटली सांस लेना कंपलसरी है, चाहे गर्लफ्रेंड हमें छोड़ के जाए ना जाए। और ऐसी चीजें जो हमारे लिए कंपलसरी होती हैं, उस सॉफ्टवेयर को टेक्निकल भाषा में हमने क्या नाम दिया? सिस्टम सॉफ्टवेयर का नाम दिया हुआ है। तो इस कंप्यूटर सिस्टम के अंदर कुछ सॉफ्टवेयर ऐसे होते हैं जो उतने ही खास हैं जितना हमारा खाना खाना, पानी पीना, सोना और सांस लेना है। तो ऐसे सॉफ्टवेयर को टेक्निकली बदले में हमने क्या नाम दिया? ऐसे सॉफ्टवेयर को टेक्निकली बदले में हम लोगों ने सिस्टम सॉफ्टवेयर का दर्जा दिया हुआ है। क्लियर है बात सभी को? यहां तक क्लियर है तो आर नाम का बटन दबाइए। आर नाम का बटन दबाइए, मेक इट फास्ट। सबको क्लियर है यहाँ पे? बहुत बढ़िया, स्पीड बहुत जबरदस्त है। तो ये हमारे पास सिस्टम सॉफ्टवेयर हो गया। अब सवाल उठता है जी सर हमारे कंप्यूटर सिस्टम में ऐसे कौन से सिस्टम सॉफ्टवेयर हैं जो बड़े अनिवार्य हैं, जिनके बिना कंप्यूटर में काम नहीं होता? तो मैंने कहा था भाई इसके पास ज़्यादा नहीं, तकरीबन 6 सिस्टम सॉफ्टवेयर होते हैं। और वो 6 सिस्टम सॉफ्टवेयर का नाम क्या आ गया? DPS, और साथ में क्या आ गया? ओलू।
अब डीपीएस मतलब क्या है? दिल्ली पब्लिक स्कूल। और दिल्ली पब्लिक स्कूल के बच्चे क्या करते हैं? हमने कहा ये इलू इलू करते हैं। पर इनका जो प्यार है वो ज्यादा बड़ा है, तो ये इलू इलू नहीं, ये ओलू ओलू करते हैं। ठीक है भैया। तो अगर हम पूछेंगे सिस्टम सॉफ्टवेयर कितने तरह के होते हैं, तो आप सभी बच्चे क्या प्रभाव देंगे कि सर सिस्टम सॉफ्टवेयर 6 तरह के होते हैं। और उसके शॉर्टकट का नाम मेरे पास क्या आ रहा है? शॉर्टकट का नाम मेरे पास आ रहा है डीपीएस का ओलू। राइट। अच्छा। अब जब मैं डी की बात करूंगा, तो मैंने कहा डी की फुल फॉर्म होती है मेरे पास क्या? डायग्नोस्टिक रूटीन। ये पहला फुल फॉर्म है। हमने कहा पी की फुल फॉर्म की बात करेंगे। पी की फुल फॉर्म क्या है मेरे पास? प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। और एस की बात करूंगा। एस का मतलब होता है सब रूटीन। और रूटीन नाम के शब्द का पर्यायवाची क्या होता है? रूटीन नाम के शब्द का पर्यायवाची होता है प्रोग्राम। ठीक है भैया, ये तीनों नाम नोट डाउन करिए। और 2 मिनट का मेरे को ब्रेक दीजिए। जितना मैंने पढ़ाया पीछा पिछले वाला रिवाइज करिए।
हाँ जी, यहाँ तक क्लियर है सभी को? किसी बच्चे को डाउट तो नहीं है? चलिए। पांडे जी, अगर आप जोमेटो में काम करते हैं तो उसमें मैं क्यों गुस्सा हूंगा भैया? हैं जी, तो अच्छे ही तो काम कर रहे हो। घर चला रहे हो, काम चला रहे हो, मैं गुस्सा क्यों हूंगा? आपने ऐसा सोच क्यों लिया भैया? अच्छी बात है, इंसान को काम करना चाहिए। चलिए, तो यानी डायग्नोस्टिक रूटीन हो गया मेरे पास, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज हो गया, सब रूटीन हो गया। और रूटीन नाम के शब्द का मतलब क्या होता है? प्रोग्राम। ये हो गया डीपीएस की फुल फॉर्म। अब हमारे पास क्या आ रहा है? ओलू। ओ से मेरा यहाँ पे आ गया मतलब डेट इज ऑपरेटिंग सिस्टम। एल से मेरा नाम आ गया लैंग्वेज ट्रांसलेटर। और यू से हमारे पास आ गया आपका यूटिलिटी रूटीन। ठीक है जी। लैंग्वेज ट्रांसलेटर के मुंह पे, चेहरे पे मैंने लगा दी काली वाली काई। तो मैंने कहा लैंग्वेज ट्रांसलेटर कितने तरह के होते हैं? 3 तरह के होते हैं। जहाँ पे सी से मेरा क्या मतलब होता है? कंपाइलर। ए का क्या मतलब होता है? असेंबलर। और आई से मेरा यहाँ पे क्या मतलब होता है? इंटरप्रेटर। ठीक है, सी स्टैंड्स फॉर कंपाइलर, ए फॉर असेंबलर, आई फॉर इंटरप्रेटर। तो अगर कोई पूछे लैंग्वेज ट्रांसलेटर कितने तरह के होते हैं, तो आप क्या बोलेंगे? सर, लैंग्वेज ट्रांसलेटर हमारे पास 3 तरह के होते हैं। कंपाइलर हो गया, असेंबलर हो गया, और साथ में इंटरप्रेटर हो गया। क्लियर है यहाँ तक सभी को? उतारिए, मेक इट फास्ट। और जब आपने उतार लिया हो तो आर नाम का बटन दबा देना। जिस जिस बच्चे ने उतार लिया हो, आर नाम का बटन दबा दीजिए। उतारिए उतारिए, मैं कहीं नहीं भाग रहा। और ना ही भगाने का प्रयास कर रहा हूँ, आप उसको नोट डाउन करिए। अभी 40% बच्चों ने ही उतारा है। ठीक है जी। चलिए। ऐसे ही जब हम बात करते हैं प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के बारे में, तो यानी कुल मिलाकर अगर हम बोलेंगे कितने तरह के हमारे पास सिस्टम सॉफ्टवेयर होते हैं, तो हमने कहा 6 तरह के सिस्टम सॉफ्टवेयर होते हैं। डी हो गया, पी हो गया, एस हो गया, ओ हो गया, एल हो गया, यू हो गया। और लैंग्वेज ट्रांसलेटर की बात करेंगे तो मुंह में लगा दी काई। ठीक है, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की बात करेंगे तो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को हमने क्लासीफाई करा है, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा। पहले को हमने यहाँ पे क्या नाम दे दिया? फर्स्ट जनरेशन लैंग्वेज, सेकंड जनरेशन लैंग्वेज, थर्ड जनरेशन लैंग्वेज, फोर्थ जनरेशन लैंग्वेज, और साथ में फिफ्थ जनरेशन लैंग्वेज। अगर आप चैट जीपीटी में देखेंगे तो वहाँ पे एट्थ जनरेशन लैंग्वेज तक बता रखी है। फिलहाल वो एट्थ का कोई यूज नहीं है, क्योंकि वो आठ की आठ जनरेशन की बातें हम लोग पांच के अंदर ही निपटा देंगे। तो चैट जीपीटी ने आठ बता रखी हैं, हमने यहाँ पे पांच बता रखी हैं। पर वो जिसने आठ बता रखी हैं, वो सारा का सारा खुलासा पांच के अंदर आपको उपलब्ध मिलेगा। ठीक है नहीं? तो ये हमारे पास आपका डायग्नोस्टिक रूटीन हो गया, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज हो गया, सब रूटीन हो गया, ऑपरेटिंग सिस्टम हो गया, लैंग्वेज ट्रांसलेटर हो गया, और साथ में यूटिलिटी रूटीन हो गया। और एक किसका क्लासिफिकेशन है? हमने कहा ये हमारा सिस्टम सॉफ्टवेयर का क्लासिफिकेशन है। पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा और छठा। राइट एवरीवन? अजय सिंह जी, आप यहाँ ध्यान दे लो ना, क्यों नहीं ध्यान दे रहे आप? ये क्लास ऐप में मिलेगी? हाँ भैया, बिल्कुल मिलेगी। अब मिलेगी तो क्या छोड़ के भाग जाओगे आप? याद रखना कि जो बच्चे रेगुलर क्लास लेते हैं, लाइव बैच लेते हैं, उनकी परफॉर्मेंस, उनकी एक्यूरेसी बहुत ज्यादा हाई होती है रिकॉर्डेड वालों से। रिकॉर्डेड वाला बंदा क्या सोचता है? "भाई यार, ये तो पढ़ा है, कल देख लूंगा, कल देख लूंगा, कल देख लूंगा"। यकीन मानना, कल आता ही नहीं है। और वो पढ़े के पढ़े रह जाता है, और सुकून और मिलता है कि यार अभी तो ये माल मेरे पास 19 महीने तक पड़ा है। ठीक है जी।
एक और प्रवीण भाई आया, कह रहा है सर ऐप में रिकॉर्डिंग नहीं है। अरे बे गधे, अभी क्लास लेक्चर खत्म होगा, लेक्चर रेंडर होगा, फिर मैं उसको ऐप में चढ़ाऊंगा प्रवीण, तभी तो तेरे को दिख पाएगा। है, यहाँ मैं क्लास ले रहा हूँ तो क्या पहली रिकॉर्डिंग वहां मिल जाए? ये भाई कह रहा है जीआर का क्या मतलब है? जीआर हमने कहाँ लिखा है भाई? जीआर तो हमने कहीं नहीं लिखा, हमने तो यूटिलिटी लिखा है, मुंह से बोल भी रहे हैं यू फॉर यूटिलिटी रूटीन। तो जी ये कहाँ से बन गया? तो कुल मिलाकर देखने वाली बात ये आ रही है कि अगर हम कंप्यूटर सिस्टम की बात करते हैं तो कंप्यूटर सिस्टम में कितनी चीजें होती हैं? तीन होती हैं। एक हमने का हार्डवेयर होता है, एक हमने का सॉफ्टवेयर होता है, और एक हमने का नेटवर्क होता है। सॉफ्टवेयर की बात करेंगे तो जनरल पर्पस हो गया, एप्लीकेशन हो गया, सिस्टम सॉफ्टवेयर हो गया। और सिस्टम सॉफ्टवेयर की बात करेंगे तो कितना हो गया? डीपीएस का ओ लू हो गया हमारे पास। और डी का मतलब क्या? डायग्नोस्टिक रूटीन, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, सब रूटीन, ऑपरेटिंग सिस्टम, लैंग्वेज ट्रांसलेटर, यूटिलिटी रूटीन। और लैंग्वेज ट्रांसलेटर कितने तरह के हैं? हमने कहा तीन तरह के, मुंह में लगा दी काई। कंपाइलर, असेंबलर, इंटरप्रेटर। और प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की बात करेंगे, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा। ठीक है ब्रो, यहाँ तक क्लियर है? ये चार्ट की चाहे फोटो खींच लो, चाहे चार्ट को हाथ से बना लो। तो जो हमारे हैकर भैया होते हैं, हमने कहा जो हमारे हैकर भैया होते हैं, वो किसी भी कंपनी का हार्डवेयर भी बर्बाद करने के बारे में सोच सकते हैं, सॉफ्टवेयर के बारे में भी बर्बाद करने के बारे में सोच सकते हैं, और आपके नेटवर्क को भी बर्बाद करने के बारे में सोच सकते हैं। ठीक है जी। फिर हमने कहा एक होता है हमारे पास जनरल पर्पस सॉफ्टवेयर। अब जनरल पर्पस का मतलब क्या है कि ऐसा सॉफ्टवेयर जो हर पर्पस के काम आएगा, हर पर्पस में काम आएगा। जैसे मान लो एमएस वर्ड की बात करते हैं, तो एमएस वर्ड किस काम आता है? डॉक्यूमेंटेशन के काम आता है, प्रेम पत्र लिखने के काम आता है, बायोडाटा बनाने के काम आता है ना? किसी को कोई लीव एप्लीकेशन लिखनी है वहाँ काम आता है, किसी को नोटिस भेजना, एडवोकेट साहब को नोटिस भेजना है वहाँ काम आता है, एमसीडी में कोई आपने एप्लीकेशन अप्लाई करनी है वहाँ काम आता है। तो टाइपिंग वाला जितना काम है वो आपका वर्ड के द्वारा करा जाता है। ऐसे ही आपने एक्सेल का नाम सुना होगा। एक्सेल में हम क्या बनाते हैं? स्प्रेडशीट बनाते हैं, वर्कशीट बनाते हैं। वहाँ पे कोई रिपोर्ट बनानी हो टेबल की फॉर्म में, या ग्राफिक्स की फॉर्म में, या बार चार्ट की फॉर्म में, या पाई चार्ट की फॉर्म में, तो सारे काम एक्सेल के द्वारा होते हैं। ऐसे ही आपने टैली का नाम सुना होगा। टैली अपने में एक ऐसा सॉफ्टवेयर है जहाँ पे अकाउंटिंग ट्रांजैक्शन होती है, जहाँ पे पूरा धंधे का हिसाब किताब मेंटेन करा जाता है। किसको पैसा दिया, किससे पैसा लिया, कब फर्नीचर आया, कब कर्जा लिया, कब कर्जा वापस करा, कब तनख्वाह वापस दी, कब वेजेस दिया, कब हमारा एसेट का डेप्रिसिएशन का प्रोविजन बनाया। वो सारा हिसाब किताब कहाँ होता है? टैली के अंदर होता है। तो टैली हमारे पास क्या माना गया? पर्पस माना गया। टैली हमारे पास इंडस्ट्री नहीं माना गया। पास में मेरी हिसाब किताब तो सबको मेंटेन करना पड़ेगा, मम्मी को भी करना पड़ेगा, आपको भी करना पड़ेगा, बड़ी बड़ी कंपनीज को भी करना पड़ता है। और बड़ी बड़ी कंपनीज को हिसाब क्यों करना पड़ता है? सरकार कहती है तुमने ज्यादा पैसा कमाया, तुम छुपा रहे हो ताकि तुम मेरे को टैक्स ना दे पाओ, तुम्हें मेरे को हिसाब देना पड़ेगा, तुम्हारे खर्चों का हिसाब किताब क्या है। तो ये जनरल पर्पज सॉफ्टवेयर है। तो अगर हैकर आज यहाँ पे ये कहता है कि भैया मैं कंपनी के सॉफ्टवेयर को बर्बाद करूंगा, तो डेफिनेटली वो जनरल पर्पस सॉफ्टवेयर भी बर्बाद कर सकता है, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर भी बर्बाद कर सकता है, और सिस्टम सॉफ्टवेयर भी बर्बाद कर सकता है। ये तीनों को भी बर्बाद कर सकता है, एक को भी बर्बाद कर सकता है। और उसका पर्पस क्या है? कि कंपनी के काम पे इफेक्ट आना चाहिए, कंपनी का काम रुकना चाहिए, कंपनी का धंधा रुकना चाहिए, कंपनी का बिजनेस रुकना चाहिए। ठीक है बच्चों, तो अगर यहाँ तक क्लियर है तो आर नाम का बटन दबाइए, मेक इट फास्ट, मेक इट फास्ट। ओके क्लियर है, चलो बहुत बढ़िया। तो यहाँ तक आपको जानकारी क्लियर हो गया। ओके। अब सॉफ्टवेयर के बारे में भी हल्का सा हमें जानकारी मिल गया, है ना? कि सॉफ्टवेयर इतने सारे होते हैं, सारे नाम आपको याद होने चाहिए। डीपीएस का ओलू आपको याद होना चाहिए, गैस नाम का शब्द आपको याद होना चाहिए। ये सारी जानकारी कायदे से आपको याद होनी चाहिए। राइट। ओके। अब हमारे पास सिस्टम सॉफ्टवेयर में डीपीएस ओ लू ये है। तो अब हम सबसे पहले पढ़ने जाएंगे प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। क्या डिस्कस करने जाएंगे हम लोग? सबसे पहला फैक्टर जो हमारे पास आ रहा है उसका नाम है डेट इज प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। इस टॉपिक को समझने से पहले हमें पढ़ना पड़ेगा कि आखिरकार प्रोग्राम क्या होता है। ठीक है जी। उसके बाद हमें समझना पड़ेगा प्रोग्रामर भैया कौन होते हैं। और फिर हमें समझना पड़ेगा
कि प्रोग्रामिंग लैंग्वेज हमारे पास क्या होती है। राइट। देखो, जब हमें सॉफ्टवेयर बनाना होता है तो सॉफ्टवेयर बनाने की परिभाषा मेरे पास क्या होती है? कलेक्शन। किसका? प्रोग्राम्स की कलेक्शन। और प्रोग्राम का मतलब क्या होता है मेरे पास बेटा? कलेक्शन ऑफ इंस्ट्रक्शंस या कलेक्शन ऑफ स्टेटमेंट्स। मैंने कहा ये मेरे पास एक प्रोग्राम है, इससे मैं इनकम टैक्स निकाल लेता हूँ, इससे मैं जीएसटी निकाल लेता हूँ, इससे मैं टीडीएस निकाल लेता हूँ, इससे मैं टीसीएस निकाल लेता हूँ, इससे मैं कस्टम निकाल लेता हूँ, इसमें मैं एक्साइज ड्यूटी निकाल लेता हूँ। तो मैंने कहा इनकम टैक्स निकालने वाला प्रोग्राम ये है, जीएसटी निकालने वाला प्रोग्राम ये है, टीडीएस निकालने वाला प्रोग्राम ये है, टीसीएस निकालने वाला प्रोग्राम ये है। ऐसे बड़े सारे प्रोग्राम्स मेरे पास पड़े हुए हैं। और जब मैंने इन सारे के सारे प्रोग्राम्स को इकट्ठा करा तो मैंने क्या बन गया? ये मेरा टैक्स बन गया। टैक्स का क्या बन गया? टैक्स वाला सॉफ्टवेयर बन गया। ठीक है भैया। तो मैंने बोला ये मेरा प्रोग्राम नंबर 1 है, प्रोग्राम नंबर 2 है, प्रोग्राम नंबर 3 है, प्रोग्राम नंबर 4 है, प्रोग्राम नंबर 5 है, प्रोग्राम नंबर 6 है। ये प्रोग्राम है मेरे पास। और प्रोग्राम के अंदर मेरे पास क्या आ रही है? कलेक्शन ऑफ इंस्ट्रक्शंस। पहला स्टेटमेंट, दूसरा स्टेटमेंट, तीसरा वाला, चौथा वाला, हजारों वाला। ये मेरे पास क्या हो गया? कलेक्शन ऑफ स्टेटमेंट हो गया। तो अगर आपसे कोई परिभाषा पूछता है कि बताइए सॉफ्टवेयर की परिभाषा क्या है, तो आप बदले में क्या जवाब देंगे? कलेक्शन ऑफ प्रोग्राम है। और प्रोग्राम की परिभाषा क्या है? कलेक्शन ऑफ इंस्ट्रक्शंस। ये क्लियर होगी बात सभी को? इसकी स्क्रीनशॉट ले लीजिए या नोट डाउन कर लीजिए। ये प्रोग्राम का मतलब होता है कलेक्शन ऑफ इंस्ट्रक्शन या स्टेटमेंट। और सॉफ्टवेयर का मतलब क्या होता है? कलेक्शन ऑफ प्रोग्राम। जब आप काफ़ी सारे प्रोग्राम्स को आपस में इकट्ठा करेंगे तो वो सॉफ्टवेयर बन जाएगा। और जब आप काफ़ी सारी स्टेटमेंट्स को या इंस्ट्रक्शंस को इकट्ठा करेंगे तो भी वो मेरा वो प्रोग्राम बन जाएगा। ठीक है जी? क्लियर है यहाँ पे सभी को? राइट एवरीबॉडी? तो ये जानकारी होगी हमारे पास किसके बारे में? सॉफ्टवेयर के बारे में। अच्छा, और हमने क्या लिखना है? सॉफ्टवेयर को बनाने के लिए हमें क्या लिखना पड़ता है? हमें सर प्रोग्राम लिखना पड़ता है, प्रोग्राम बनाना पड़ता है। हमने कहा प्रोग्राम किसके द्वारा बनता है? मैंने कहा जी प्रोग्राम बनता है भाषा के द्वारा। और उस भाषा को टेक्निकली हमने क्या नाम दिया? हमने कहा उस भाषा को टेक्निकली हमने नाम दिया प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। भाई मेरे को ये प्रोग्राम बनाना है तो यहाँ पे इंस्ट्रक्शन लिखनी है। इसके लिए मेरे को भाषा का इस्तेमाल करना पड़ेगा। उस भाषा को मैंने क्या नाम दिया? प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। ठीक है जी? तो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की परिभाषा मेरे पास क्या होती है? हमने कहा इसके बारे में हम क्या लिखेंगे? प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के बारे में, a language which is used to write a program is known as programming language। हमने कहा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की परिभाषा क्या होती है? ये अपने में एक भाषा मानी गई है। और ये ऐसी भाषा मानी गई है जिसकी मदद से हम क्या कर सकते हैं? प्रोग्राम्स को लिख सकते हैं। जिसकी मदद से हम क्या लिख सकते हैं? प्रोग्राम को लिख सकते हैं। उसको टेक्निकली हमने क्या नाम दिया? प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का नाम यहाँ पे दिया हुआ है। ठीक है नहीं? अब प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के कुछ जनरल डेफिनेशन में अगर एग्जांपल बोलना चाहें तो हमने बोला कि हमने सी लैंग्वेज का नाम सुना हुआ है, सी प्लस प्लस का नाम सुना हुआ है, जावा नाम की भाषा का नाम सुना हुआ है। ऐसी पाइथन नाम की भाषा बड़ी फेमस है, उसका नाम सुना हुआ है। ऐसी सर हमारे पास एक आर नाम की लैंग्वेज भी आ रही है। ठीक है? ऐसी मेरे पास गो नाम की लैंग्वेज भी आ रही है, बाजार में आ चुकी है इनफैक्ट। तो ये सारी की सारी मेरे पास क्या भाषाएं हैं जिसकी मदद से मैं क्या लिखूंगा? प्रोग्राम लिखूंगा। और प्रोग्राम की परिभाषा क्या होती है? कलेक्शन ऑफ इंस्ट्रक्शंस। ठीक है जी? और तीसरी बात हमारे पास क्या होती है? अ पर्सन हु राइट्स अ प्रोग्राम इज नोन एज अ पर्सन हु राइट्स अ प्रोग्राम इज नोन एज प्रोग्रामर। ठीक है जी? तो जो इंसान प्रोग्राम को लिखेगा उसको प्रोग्रामर का नाम देंगे। और किसके द्वारा? बाय यूजिंग प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के द्वारा। तो ऐसा इंसान जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का इस्तेमाल करेगा ताकि वो प्रोग्राम
बना सके, प्रोग्राम लिख सके, तो ऐसे इंसान को बदले में हमने क्या नाम दिया, प्रोग्रामर का नाम यहाँ पे दिया हुआ है। तो टेक्निकली अगर मैं आपसे बोलूंगा कि भैया क्या आपको सॉफ्टवेयर की परिभाषा समझ में आ गई, तो आप बोलेंगे यस आ गई है। आपको प्रोग्राम की भाषा समझ में आ गई है? आपने कहा बिल्कुल सही में सर आ गई, हमारे पास प्रोग्राम की भाषा भी समझ में आ गई। ऐसे ही मैंने बोला प्रोग्रामिंग लैंग्वेज समझ में आ गया, आपने कहा आ गया। मैंने कहा प्रोग्रामर नाम का इंसान क्या होता है वो पता लग गया, आपने कहा पता लग गया। फिर ऐसे ही मैंने आपको बोला कि सॉफ्टवेयर कितने तरह के होते हैं, मैंने कहा 3 तरह के होते हैं। मैंने कहा ऐसा सॉफ्टवेयर जो कंपलसरी है वो कौन सा है, सिस्टम सॉफ्टवेयर। ऐसा सॉफ्टवेयर जो रिक्वायरमेंट्स के अंदाज में बना हुआ है उसको हमने एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर का नाम दिया है, और जो सारे के सारे काम कर देगा, ठीक है जी, उसको बदले में हमने क्या नाम दिया, ऑलराउंडर को हमने क्या नाम दिया, जनरल पर्पज सॉफ्टवेयर का नाम यहाँ पे दे दिया। राइट। तो यहाँ तक क्लियर है तो आर नाम का बटन दबाइए, मेक इट फास्ट। अगर यहाँ तक क्लियर है तो आर नाम का बटन दबाइए। तो हमने कहा ऐसी चीज यानी कि ऐसा भाषा जिसके द्वारा प्रोग्राम लिखा जा सके उसको प्रोग्रामिंग लैंग्वेज कहते हैं। और ऐसा इंसान जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का इस्तेमाल करता है उसको बदले में हम लोगों ने प्रोग्रामर का नाम यहाँ पे दिया हुआ है। कोई डाउट यहाँ तक किसी को? क्लियर है? अब देखो यहाँ पे टॉपिक मेरे पास क्या आ रहा है, मेरे पास टॉपिक आता है आपका HIERARCHY, और उसको हमने क्या नाम दिया, हायरार्की ऑफ प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस। कह रहे बताइए प्रोग्रामिंग लैंग्वेज कितने तरह की है, और एक सीक्वेंशियल सीक्वेंस में बताइए, हायरार्की में बताइए। तो मैंने कहा ये फर्स्ट जनरेशन लैंग्वेज हो गया, सेकंड जनरेशन लैंग्वेज हो गया, थर्ड जनरेशन लैंग्वेज हो गया, फोर्थ जनरेशन लैंग्वेज हो गया, और साथ में फिफ्थ जनरेशन लैंग्वेज हो गया। ये मेरे पास 5 तरह की भाषाएं हैं। ठीक है बच्चे, तो अब हमें टॉपिक ये डिस्कस करना है कि आखिरकार हमारे पास प्रोग्रामिंग लैंग्वेज क्या होती हैं, क्योंकि उसी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के द्वारा हम क्या बना सकते हैं, प्रोग्राम बनाएंगे। उसी प्रोग्राम को हम इकट्ठा करेंगे तो बदले में क्या बनेगा, सॉफ्टवेयर बनेगा। आजकल आपने नाम सुना होगा वायरस की, भाई मार्केट में वायरस आ गया, कंप्यूटर में वायरस आ गया। तो अगर मैं बोलता हूँ भाई वायरस क्या होता है अपने में, तो आप वायरस के बारे में यही जानकारी देंगे सर ये भी प्रोग्राम होता है। तो भाई अगर ये प्रोग्राम है तो क्या इसके लिए भी प्रोग्रामिंग करी गई होगी? यस, प्रोग्रामिंग करी गई होगी। क्या इसके लिए भाषा का इस्तेमाल करा गया होगा? हमने कहा यस, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का इस्तेमाल भरपूर करा होगा। ठीक है भैया, पर ये जो वायरस होता है मेरे पास, ये जो हमारा क्या कहते हैं गंदा प्रोग्राम है, ये कंस्ट्रक्टिव नेचर का है कि डिस्ट्रक्टिव नेचर का है? मैंने कहा जी ये डिस्ट्रक्टिव नेचर का है। ये चीजों को क्या करेगा, डिस्ट्रॉय करेगा। या आपके कंप्यूटर के हार्डवेयर को भी डिस्ट्रॉय कर सकता है, कंपनी की कंप्यूटर के सॉफ्टवेयर को भी डिस्ट्रॉय कर सकता है। और यही कंप्यूटर अगर हमारा नेटवर्क में लगा हुआ है, तो इसको नेटवर्क को भी बर्बाद कर सकता है हमारे पास। ठीक है, तो वायरस अपने में क्या माना गया, हमने कहा प्रोग्राम माना गया है। मैंने कहा प्रोग्राम कितने तरह के होते हैं, 2 तरह के होते हैं। एक का नाम क्या है, कंस्ट्रक्टिव, एक का नाम क्या है, डिस्ट्रक्टिव। जो चीजों को डिस्ट्रॉय करेगा, जो डेटा को डिस्ट्रॉय करेगा, जो इन्फॉर्मेशन को डिस्ट्रॉय करेगा, नॉलेज को डिस्ट्रॉय करेगा, विजडम को डिस्ट्रॉय करेगा, फाइलों को डिस्ट्रॉय करेगा, टेबल्स को डिस्ट्रॉय करेगा, डेटाबेस को डिस्ट्रॉय करेगा, उसको बदले में हमने क्या नाम दिया, वायरस का नाम दिया। तो यानी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के साथ अच्छे काम भी करे जा सकते हैं, और प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के साथ डिस्ट्रक्टिव काम भी करे जा सकते हैं। ठीक है भैया, तो यहां तक क्लियर है तो आर नाम का बटन दबाइए। यहां तक क्लियर है तो आर नाम का बटन दबाइए। किसी को कोई डाउट है तो पूछिए, किसी कोई सवाल हो आपके पास? ठीक है, तो ये हमारे पास आपको प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का थोड़ा सा अनुमान हो गया। तो अब मैं आपका टेस्ट ले रहा हूँ, ठीक है जी। फास्टेस्ट फिंगर फर्स्ट है, जो पहले जवाब देगा बहुत बढ़िया होगा। जवाब दीजिए कि सॉफ्टवेयर कितने तरह के होते हैं। फटाफट बताइए सॉफ्टवेयर कितने तरह के होते हैं, मेक इट फास्ट। बहुत बढ़िया, जितने बच्चों ने भी जवाब दिया है सबने बताया गैस। अपने जय सिंह जी, जो सवाल पूछूं वही बोलिए, मैंने गैस का नाम सुनने के लिए नहीं बोला। मैं कहा सॉफ्टवेयर कितने तरह के होते हैं, 3 है तो 3 का आंसर दीजिए हमारे पास। अच्छा, वो 3 तरह के नाम क्या होते हैं, वो 3 तरह के नाम क्या है, अब आपका मौका है। अब आप नाम बता दीजिए। अजय जी कह रहे हैं 5 तरह के सॉफ्टवेयर है, कहाँ पे घूम रहे हो भैया? ठीक है जी, तुम्हारे पास 3 तरह के सॉफ्टवेयर का नाम क्या है? गैस है, गैस की फुल फॉर्म क्या होगी, जनरल पर्पस सॉफ्टवेयर, एप्लीकेशन सिस्टम सॉफ्टवेयर। बताना जरा कौन सा सॉफ्टवेयर ऐसा है जो रिक्वायरमेंट्स पर आधारित है? कौन सा सॉफ्टवेयर ऐसा है जो कि हमारा किस पे आधारित है, रिक्वायरमेंट्स पर आधारित है? रिक्वायरमेंट्स पर आधारित है। कौन सा सॉफ्टवेयर ऐसा है जो कि हमारी रिक्वायरमेंट्स पर आधारित है? एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। हालांकि बीच में काफी सारे बच्चों ने गलत जवाब दिया है। कौन सा सॉफ्टवेयर ऐसा है जो हमारे कंप्यूटर सिस्टम के लिए कंपलसरी है, जिसके बिना काम नहीं बन सकता? बहुत बढ़िया, सिस्टम सॉफ्टवेयर, सिस्टम सॉफ्टवेयर, सिस्टम सॉफ्टवेयर। ठीक है भैया, और कौन सा सॉफ्टवेयर ऐसा है जो कि हर तरह का काम करने के लिए सक्षम है? कौन सा सॉफ्टवेयर ऐसा है जो कि हर तरह के काम करने के लिए सक्षम है, जो कि स्पेसिफिक काम के लिए नहीं बनाया गया है? उसको हमने क्या नाम दिया, जनरल पर्पस सॉफ्टवेयर का नाम यहाँ पे दे दिया।
ठीक है भैया। अच्छा बताना जरा, सिस्टम सॉफ्टवेयर कितने तरह के होते हैं हमारे पास? एक्सप्लेन द टाइप्स ऑफ सिस्टम सॉफ्टवेयर। सिस्टम सॉफ्टवेयर कितने तरह के होते हैं? 6 तरह के होते हैं। बहुत ही बढ़िया, बहुत ही बढ़िया, नजर ना लगे तुम बच्चों को। अच्छा बताओ जरा, सिस्टम सॉफ्टवेयर 6 के नाम क्या है हमारे पास? 6 के नाम क्या है हमारे पास? डीपीएस का ईलू नहीं है बेटा, डीपीएस का ओलू है। मैंने कहा डीपीएस स्कूल के बच्चे, ईलू ईलू क्या है ये? ईलू ईलू। तो ईलू का मतलब होता है आई लव यू। ये गाना था हमारे यहाँ पे, पिक्चर आई थी एक, दिलीप कुमार की थी, राजकुमार की पिक्चर थी। पिक्चर का नाम मेरे को नहीं याद आ रहा। कोई आदमी है मेरी उम्र का, बूढ़ा आदमी, जिसको उस पिक्चर का नाम याद हो? उसमें मनीषा कोइराला भी थी। हाँ कर्मा, नाम तो कर्मा नहीं, सौदागर, हाँ। रमाशंकर जी ने सही जवाब दिया, कमलेश जी ने सही जवाब दिया। ठीक है जी, सौदागर। बहुत बढ़िया। ये नारुतो कह रहा है एवेंजर। बेटा तेरी उम्र की बात नहीं कर रहे हम। बहुत बढ़िया, कितनी मेहनत करी इस बच्चे ने, इसने तो पूरे 6 के 6 सिस्टम सॉफ्टवेयर का नाम बता दिए। 6 के 6 सिस्टम सॉफ्टवेयर का नाम बता दिया, अलॉन्ग विथ फुल फॉर्म बता दिया। इसका नाम है प्रवीण। बहुत बढ़िया। तो डीपीएस का ओलू हमारे पास है। अब बताओ लैंग्वेज ट्रांसलेटर कितने तरह के होते हैं? लैंग्वेज ट्रांसलेटर कितने तरह के होते हैं जल्दी बता दो। होते बड़े सारे हैं, पर अभी के लिए जितने मैंने बताए वो बताओ बस। कादरी साहब, 5 कहाँ से पैदा हो गए? 3 होते हैं, 3 लैंग्वेज ट्रांसलेटर। मुंह पे क्या लगा दी? मुंह पे हमने क्या लगा दी? क्या लगा दी? मुंह पे काई लगा दी, काई लगा दी। सी फॉर फुल फॉर्म। क्या बात है, तुम बच्चों की टाइपिंग स्पीड तो बहुत फास्ट है। ये सारी जेनजी जनरेशन है, ये सब कोरोना काल की पैदाइश है। इन लोगों ने कंप्यूटर में बहुत समय बिताया है। हैं? सी फॉर क्या? अरे कंपाइलर के स्पेलिंग याद करो। ऐसे खतरनाक खतरनाक स्पेलिंग आ रहे हैं, दिल धड़क रहा मेरा। अच्छा, ए फॉर, हमारे पास ए की फुल फॉर्म क्या होती है? ए स्टैंड फॉर, ए स्टैंड फॉर असेंबलर। बहुत बढ़िया। ठीक है जी। और आई का फुल फॉर्म, आई का फुल फॉर्म इंटरप्रेटर। बहुत ही बढ़िया। तो कंपाइलर हो गया, असेंबलर हो गया, इंटरप्रेटर हो गया हमारे पास। ऐसा इंसान जो प्रोग्रामिंग करता है, ऐसा इंसान जो है जो प्रोग्रामिंग करता है, उसको क्या कहते हैं? उसको प्रोग्रामर कहते हैं। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। नींबू लाओ, मिर्ची लाओ, नजर ना लगे मेरे बच्चों को। प्रोग्रामर कहते हैं। अच्छा, सॉफ्टवेयर की डेफिनेशन क्या होती है? सॉफ्टवेयर की डेफिनेशन कलेक्शन ऑफ प्रोग्राम होती है कि कलेक्शन ऑफ इंस्ट्रक्शंस होती है? जल्दी जल्दी बता दो। कलेक्शन ऑफ प्रोग्राम है कि कलेक्शन ऑफ इंस्ट्रक्शन है? अरे लगा दो, नींबू लगा दो, नजर लग जाएगी मेरे बच्चों को। ये देखो लग गई, आ गया कलेक्शन ऑफ इंस्ट्रक्शन वाला। अभी सारे पिटाई करेंगे शर्मा जी आपकी। प्रवीण शर्मा सुधर जाओ। ये तो सभी बच्चों से पिटवा दूंगा तुम्हें पकड़ के। जब हमने पढ़ रखा है कलेक्शन ऑफ प्रोग्राम है, तो कलेक्शन ऑफ इंस्ट्रक्शन कहाँ से पैदा हो गया? ठीक है बच्चे, कोई बात नहीं। चलो अब बताओ मेरे को, प्रोग्राम की परिभाषा क्या होती है? प्रोग्राम की परिभाषा क्या होती है? कलेक्शन ऑफ इंस्ट्रक्शंस या स्टेटमेंट्स। बहुत बढ़िया। आधी हिंदी आधी अंग्रेजी, क्रिएटिविटी कैटेगरी के लोग हैं यहाँ पे। बहुत ही बढ़िया, बहुत ही बढ़िया। अब बताओ, हायरार्की के हिसाब से बात करेंगे, कितनी जनरेशन हमने मेंशन कर रखी है? हायरार्की के हिसाब से बात करेंगे, कितनी जनरेशन है? 5 जनरेशन है, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा। बहुत बढ़िया। क्या आप किसी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का एग्जाम्पल बता सकते हैं, नाम बता सकते हैं? मैं हायरार्की की बात नहीं कर रहा, मैं जनरेशन की बात नहीं कर रहा। हाँ, सी लैंग्वेज हो गया, सारी लिखो। सी हो गया, C++ हो गया, जावा हो गया, पाइथन हो गया। हमारे पास बड़ी तरह की भाषाएं होती हैं पूरे वर्ल्ड में, अगर मैं बात करूंगा तो ज्यादा नहीं बेटा, 700 प्लस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज हमारे पास है। ओ माय गॉड, 700 प्लस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज हमारे पास है। ठीक है जी। और 700 प्लस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में हमारे पास जो वर्ल्ड की बड़ी फेमस भाषा है आज की डेट में, उसका नाम पाइथन है। इसका मेरे ख्याल से उसके बाद हमारे पास सी लैंग्वेज भी बड़ी फेमस है, C++ भी हमारी बड़ी फेमस है, और जावा नाम की भाषा भी फेमस है। तो अगर मैं C++ की बात करूंगा, 8% का शेयर है। जावा की बात करूंगा, 8% का शेयर है। सी लैंग्वेज की बात करूंगा, 11% का मार्केट शेयर है। और पाइथन की बात करूंगा तो 18% मार्केट का शेयर है। यानी 18 और 11 कितने हो गए? 29 हो गए। 29 और 16, 29 और 16 कितने हो गए भैया?
45 हो गए, यानी कुल मिलाकर हमारे पास 45% का जो मार्केट शेयर है 700 में से, ये चार भाषा ही कवर कर लेती है। 45% का जो हिस्सेदारी है वो 700 में से ये चार भाषा ही कवर कर लेती है। ठीक है भैया, पर पाइथन का सबसे ज्यादा योगदान है आज की डेट में हमारे पास। सर ये पाइथन हो गया, सी लैंग्वेज हो गया, सी प्लस प्लस हो गया, जावा हो गया, किस जनरेशन में आती है वो छोड़ो, अभी हम पढ़ेंगे सब। अगर मैं हायरार्की की बात करूंगा तो हायरार्की का मतलब क्या है कि भैया सीक्वेंस में कितनी जनरेशन है मेरे पास, तो मैंने कुल मिलाकर बोला पहला हो गया, दूसरा हो गया, तीसरा हो गया, चौथा हो गया और पांचवा हो गया। ठीक है बच्चों, क्लियर है? अगर क्लियर है तो आर नाम का बटन दबा दीजिए, मेक इट फास्ट। हाँ, बड़ी सारी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, जब मैं कह रहा हूँ 700 प्लस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है तो वहां पे आर की बात करो, रस्ट की बात करो, बैश की बात करो, जो मर्जी बोलते रहे भैया। मोटा मोटा मैंने बता दिया आपको। क्या बता दिया मोटा मोटा? कि प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में सी लैंग्वेज, सी प्लस प्लस, जावा और पाइथन, इस पे अगर ध्यान रख लोगे तो मार्केट का मोटा मोटा 45% तुम्हारा हिस्सेदारी आ जाएगी। और 45% हिस्सेदारी आ गई तो रोटी तो बढ़िया कमा लोगे। 700 की 700 प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सीख के हमने क्या करनी है? जिसकी मार्केट में ज्यादा डिमांड है वही तो जाएंगे, जिसपे ज्यादा नौकरियां वही तो जाएंगे। ठीक है जी। तो अभी हम सबसे पहले हायरार्की के बारे में स्टडी करने जा रहे हैं, लिखिए जरा। पहली भाषा का नाम है फर्स्ट जनरेशन लैंग्वेज। इसको बदले में हमने मशीन लैंग्वेज का नाम भी दिया हुआ है। मशीन ओरिएंटेड लैंग्वेज का भी दर्जा दिया हुआ है। ठीक है जी। लो लेवल लैंग्वेज का नाम भी दिया हुआ है। ऑब्जेक्ट लैंग्वेज का नाम भी दिया हुआ है। तो फर्स्ट जनरेशन लैंग्वेज हो गया, मशीन लैंग्वेज हो गया, मशीन ओरिएंटेड लैंग्वेज हो गया, लो लेवल लैंग्वेज हो गया, ऑब्जेक्ट लैंग्वेज हो गया। ये सारी की सारी हमारे पास क्या मानी गई हैं? फर्स्ट जनरेशन लैंग्वेज के पर्यायवाची नाम माने गए हैं। तो ये सारे के सारे हमारे पास क्या है? आपके पर्यायवाची नाम है। ठीक है जी। तो पहला पॉइंट लिखेंगे इसके बारे में, फर्स्ट जनरेशन लैंग्वेज के बारे में। हमने कहा इट इज बेस्ड ऑन द कॉन्सेप्ट ऑफ बाइनरी कोड, based on the concept of binary code in order to write programming instructions। हमने कहा इट इज बेस्ड ऑन द कॉन्सेप्ट ऑफ बाइनरी कोड इन ऑर्डर टू राइट द प्रोग्रामिंग इंस्ट्रक्शंस। ये पहला पॉइंट है। कह रहे यहाँ पे जब भी आपको प्रोग्राम लिखना है वो सारा का सारा काम किसके द्वारा होगा? बाइनरी कोड के द्वारा होगा। अब सवाल उठता है यहाँ पे बाइनरी कोड से क्या मतलब है हमारे पास? मैंने कहा जब आप बाइनरी कोड की बात करते हैं उसको दो शब्दों में तोड़ दिया, एक का नाम बाई है और एक का नाम नरी है। और जब मैं बाई की बात करता हूँ, नरी की बात करता हूँ, नरी का मतलब होता है डिजिट। और जब मैं बाई की बात करता हूँ, बाई का मतलब होता है दो। और वो दो मेरे पास क्या है? एक वन है, एक जीरो है। ठीक है बेटा। तो हमने कहा यहाँ पे जब भी हमें प्रोग्राम लिखना है, प्रोग्राम के अंदर कलेक्शन ऑफ इंस्ट्रक्शन लिखना है, तो यहाँ पे जो भी काम होगा वो सारा का सारा काम आपका बाइनरी के द्वारा होगा, 10 10 10 0 10 0 के द्वारा होगा। तो कल को अगर इस जनरेशन में हमें प्रोग्राम लिखना है तो जाहिर सी बात है, प्रोग्राम का मतलब क्या आता है? कलेक्शन ऑफ इंस्ट्रक्शंस। तो मैंने साफ कह दिया यहाँ पे कलेक्शन ऑफ इंस्ट्रक्शन किसकी फॉर्म में है? सारा का सारा जितना भी काम है वो आपका बाइनरी कोड की फॉर्म में होगा। ठीक है जी। अगर मैं आपसे ये पूछता हूँ कि बताओ बच्चों, कंप्यूटर आखिरकार कौन सी भाषा समझता था, समझता है, समझता रहेगा? तो हमने कहा, वो हमने क्या बोला सर? ये बाइनरी समझता था, बाइनरी समझता है और बाइनरी ही समझता रहेगा। तो इसलिए हमने कहा इस लैंग्वेज के अंदर, फर्स्ट जनरेशन लैंग्वेज के अंदर, किसी भी तरह का
कोई भी लैंग्वेज ट्रांसलेटर की रिक्वायरमेंट नहीं है। ना तो यहाँ पे कंपाइलर काम करेगा, ना असेंबलर काम करेगा, ना इंटरप्रेटर काम करेगा। तो इस भाषा में किसी भी तरह का हमें कोई भी लैंग्वेज ट्रांसलेटर नहीं चाहिए। क्योंकि हम जो प्रोग्राम लिख रहे हैं, हम मतलब प्रोग्रामर प्रोग्रामर जो प्रोग्राम लिख रहा है वो सारा का सारा बाइनरी कोड में लिख रहा है। और कंप्यूटर भी क्या समझता था, आपका बाइनरी ही समझता था। तो जब दोनों ही बाइनरी बाइनरी समझ रहे हैं तो बीच में किसी लैंग्वेज ट्रांसलेटर की रिक्वायरमेंट है? तो हमने कहा नहीं भैया, बीच में किसी भी तरह के लैंग्वेज ट्रांसलेटर का रिक्वायरमेंट नहीं है। तो ये दो पॉइंट अगर आपको क्लियर हो गए हैं तो आर नाम का बटन दबाइए। ये दो पॉइंट आपको क्लियर हो गए हैं। पहला पॉइंट बेस्ड ऑन द कॉन्सेप्ट ऑफ किसके ऊपर, बाइनरी कोड इन ऑर्डर टू राइट द प्रोग्रामिंग सेक्शन। दूसरी बात, इस केस में देयर इज नो रिक्वायरमेंट ऑफ एनी लैंग्वेज ट्रांसलेटर, क्योंकि जिसमें हम प्रोग्राम लिख रहे हैं उसी को कंप्यूटर समझता है। ठीक है जी, ये एक बार फिर से बता दीजिए, बड़ा टंटा है भैया। आप अगर यहाँ पे सो जाते हैं, उठ जाते हैं, कोई गेस्ट आते हैं, फोन अटेंड करने बैठ जाते हैं, तो उसके लिए मैं रिस्पॉन्सिबल नहीं हूँ। उसके लिए बढ़िया कि आप दोबारा जाइए, वहां पे जाइए, ऐप में जाइए, वहां पे लेक्चर देख लो। आपने बोल दिया सर एक बार दोबारा बता दीजिए। क्यों बता दीजिए? क्योंकि आपकी फोन कॉल आ गई थी। अब यहाँ पे मान लो अगर मैं कहता हूँ इतने सारे बच्चे बैठे हैं तो सबका एक एक मिनट खराब हो जाएगा भैया आपके चक्कर में। तो इसलिए पूरा कंसंट्रेट फोकस होकर मेरे साथ बैठा करो। फिर भी चलो बता देते हैं आपको। हमने क्या बोला, फर्स्ट जनरेशन लैंग्वेज के अंदर जितना भी काम होता है वो बाइनरी के द्वारा होता है। और मेरा जो कंप्यूटर का हार्डवेयर समझता है वो भी क्या समझता है, बाइनरी ही समझता है। तब ये भी हिंदी समझ रहा है, ये भी हिंदी समझ रहा है। तो क्या बीच में लैंग्वेज ट्रांसलेटर की रिक्वायरमेंट है? बिल्कुल नहीं है। तो हमने साफ बोल दिया यहाँ पे लैंग्वेज ट्रांसलेटर की रिक्वायरमेंट नहीं है। अब जब लैंग्वेज ट्रांसलेटर की रिक्वायरमेंट नहीं है तो काम करने की स्पीड फास्ट हो रहेगी कि स्लो हो जाएगी? इसलिए हमने बोल दिया कि यार ये भाषा मेरे पास क्या मानी गई है, फास्टेस्ट मानी गई है। भाई जिस भाषा में मैं समझ बोलना चाहता हूँ उस भाषा में सिस्टम समझ रहा है, तो बीच में किसी भी तरह का कोई भी ट्रांसलेटर का आवश्यकता नहीं है जिससे हमारा समय बर्बाद हो। ठीक है जी। तो यहाँ तक क्लियर है तो आर नाम का बटन दबाइए, मेक इट फास्ट। अब जिसके लिए मैंने यहाँ पे रिवाइज करवाया उसको थैंक यू बोलना नहीं आ रहा भाई को। कोई बात नहीं। चलो, तो ये हमारे पास जानकारी होगी आपके फर्स्ट जनरेशन लैंग्वेज के बारे में। राइट, कि भाई पहली बात यहाँ पे इसमें इस भाषा के अंदर जो भी कॉन्सेप्ट है वो बाइनरी वाला कॉन्सेप्ट है प्रोग्राम लिखने के लिए। इधर लैंग्वेज ट्रांसलेटर वाला कोई माहौल नहीं है। और ये अपने में क्या मानी गई है, फास्टेस्ट लैंग्वेज मानी गई है। ठीक है जी। और चौथी बात मैं यहाँ पे क्या बोल रहा हूँ कि इसको हमने एक और दर्जा दिया हुआ है। और वो दर्जा मेरे पास क्या आ रहा है, लो लेवल लैंग्वेज। मैंने कहा इसको हमने एक और भाषा का दर्जा दिया हुआ है जिसका नाम है लो लेवल लैंग्वेज। इस पॉइंट को जरा ध्यान समझना, टेढ़ा पॉइंट है हमारे पास। फर्स्ट जनरेशन के जमाने में लेटर से आप बाजार में गए, आपने डब्बा परचेज करा। उस जमाने में डब्बे के साथ मिलती थी मोटी मोटी किताबें और कहा जाता था अपना पढ़ के सीख लो। और ऐसी मोटी किताबों को हमने क्या नाम दिया, मैनुअल्स का नाम दिया हुआ है। ये जो हमारे मैनुअल्स हैं किसके आधार पे बनते हैं, कंप्यूटर के आधार पे बनते हैं। कंप्यूटर के हार्डवेयर के आधार पे बनेंगे। अब कंप्यूटर का हार्डवेयर कैसा है, जिमने का कैबिनेट ऐसा है, मदरबोर्ड ऐसा है, उसके अंदर रैम वैम ऐसी है, सीपीयू ऐसा है। तो भाई जैसा हार्डवेयर होगा वैसा इसने क्या कर दिया, मैनुअल बना दिया। हमारे प्रोग्रामर ने क्या करा, हार्डवेयर के मैनुअल को पढ़ा और मैनुअल को पढ़ने के बाद उसने यहाँ पे काम करना स्टार्ट करा और काम बन गया इसका। अब कल को यही वाला प्रोग्राम हम दूसरी मशीन में ट्रांसफर करना चाहते हैं जिसका मैनुअल जो है वो डिफरेंट है, यानी उसकी किताबें डिफरेंट है। अब कल को अगर मैं ये चाहता हूँ कि ये प्रोग्राम उठा के सीधा यहाँ पे डाला जाए, तो फर्स्ट जनरेशन लैंग्वेज में ये होता था मना, क्योंकि यहाँ पर क्या था, प्रोग्राम की कॉम्पैटिबिलिटी या हार्डवेयर की कॉम्पैटिबिलिटी यहाँ पर नहीं बन रही थी। समझ में आ रही बात, नहीं आ रही है? तो कुल मिलाकर देखने वाली बात यह है कि भैया अगर मेरे पास दो मशीन पड़ी हैं और दोनों मशीन का हार्डवेयर डिफरेंट है तो स्वाभाविक सी बात है उनका मैनुअल भी क्या होगा, डिफरेंट होगा। अब जब दोनों का मैनुअल डिफरेंट होगा तो प्रेम मिलाप भाई के लिए बड़ा मुश्किल है मेंटेन करना। और ये दिक्कत हमें देखने को मिल रही है। और हमने साफ बोल दिया कि भाई यहाँ का जो प्रोग्राम है कल को अगर आप यहाँ ट्रांसफर करना चाहते हैं तो वो प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है। और इसी कारण से इस भाषा को बदले में हमने क्या नाम दिया, लो लेवल लैंग्वेज का दर्जा दिया हुआ है। क्लियर है बात सभी को? तो हमने यहाँ पे क्या बोला कि क्या हमारा एक प्रोग्राम दूसरी मशीन में जा सकता है, तो हमने कहा नहीं भैया, फर्स्ट जनरेशन लैंग्वेज में नहीं जाएगा। फर्स्ट जनरेशन लैंग्वेज में अगर मैं बोलता हूँ आपसे कि क्या प्रोग्राम की पोर्टेबिलिटी संभव है, तो आपने क्या बोलना, नहीं जी प्रोग्राम की पोर्टेबिलिटी संभव नहीं है। और इसी कारण से इसको हमने क्या नाम दिया, हमने कहा इसी कारण से इसको हम लोगों ने लो लेवल लैंग्वेज का दर्जा दिया हुआ है।
ठीक है बच्चों, तो लिखो जरा इसके बारे में। लिखो जरा इसके बारे में। हमने कहा इन दिस केस प्रोग्रामर इज required to be aware with the concept of is required to be aware with the concept of internal engineering architecture of the computer system। कह रहा है इस केस में प्रोग्रामर इज नॉट रिक्वायर्ड, sorry, in this case programmer is required to be aware with the concept of IEA, is required to be aware with the concept of IEA, किसका, ऑफ द कंप्यूटर सिस्टम, ऑफ द कंप्यूटर सिस्टम। आगे लिखिए विच मीन्स one program cannot be transferred to another computer system which is having a different hardware architecture। हमने कहा इस प्रोग्राम के अंदर वी डोंट हैव द कॉन्सेप्ट ऑफ, मतलब इस प्रोग्राम के अंदर हमें हार्डवेयर के बारे में जानना पड़ेगा तभी प्रोग्राम हमारा ट्रांसफर हो पाएगा। क्या मतलब है इसके अंदर, ये मेरे पास एक कंप्यूटर सिस्टम है, मैंने कहा ये भी सेम कंप्यूटर सिस्टम है, दोनों का हार्डवेयर सेम है, कल को यहाँ का प्रोग्राम मैं यहाँ ट्रांसफर करना चाहता हूँ, पॉसिबल है। मैंने कहा भैया इसका जो हार्डवेयर है वो डिफरेंट है, इसका जो हार्डवेयर है वो डिफरेंट है, कल को मैं प्रोग्राम को ट्रांसफर करना चाहता हूँ, तो अगला साफ कह रहा है कि प्रोग्राम की पोर्टेबिलिटी आपकी संभव नहीं है, प्रोग्राम को आप एक जगह से दूसरी जगह से ट्रांसफर नहीं कर पाएंगे। और यही रीजन है, यही कारण है कि इसको हमने क्या नाम दिया, लो लेवल लैंग्वेज का नाम दिया हुआ है। ठीक है भैया, तो ध्यान से पढ़ो। हमने क्या बोला, आपको अंदरूनी ढांचे के बारे में जानकारी होनी चाहिए, जिसको बदले में हमने क्या नाम दिया, इंटरनल इंजीनियरिंग आर्किटेक्चर ऑफ कंप्यूटर सिस्टम का नाम दिया है। और ये जानकारी किसको होना चाहिए, हमारा प्रोग्रामर को। ठीक है जी, तब जाके तो हमारा प्रोग्राम ट्रांसफर हो पाएगा। और अगर दोनों का हार्डवेयर डिफरेंट है तो वो भी ट्रांसफर नहीं हो पाएगा। अब क्योंकि यहाँ पे एक प्रोग्राम दूसरी मशीन में नहीं जा पाएगा, इसीलिए इसको बदले में हमने क्या नाम दिया, लो लेवल लैंग्वेज का नाम यहाँ पे दिया हुआ है। ठीक है जी। तो पहले जमाने में हुसैन साहब कभी प्रोग्राम पोर्टेबिलिटी की बात आती नहीं थी, लोग एक ही मशीन में काफी खुश थे, उसी के साथ सॉल्यूशन निकालते थे, रिजल्ट बनता था, आगे बढ़ते थे। आज की डेट में तो डेफिनेटली हमारे पास कॉन्सेप्ट आ ही चुका है कि आपने ऑफिस के कंप्यूटर में काम करा, पेन ड्राइव में कॉपी करा, एक्सटर्नल हार्ड डिस्क में कॉपी करा, और वो सारी जानकारी आपके कंप्यूटर सिस्टम में आ गई, या आपने जीमेल के द्वारा मेल लिखी, वो डेटा सारा वहां का वहां आ गया। आई बात समझ में। तो आर्किटेक्चर का मतलब जय सिंह जी होता है ढांचा। जब मैं यहाँ पे कह रहा हूँ कि प्रोग्रामर को इंटरनल इंजीनियरिंग आर्किटेक्चर जानना होगा, तो ढांचा हो गया हमारे पास आर्किटेक्चर, अंदरूनी ढांचा। तो प्रोग्रामर को अंदरूनी ढांचा जानना पड़ेगा तभी काम हो पाएगा, अदरवाइज काम नहीं हो पाएगा। इसीलिए इस भाषा को हमने बदले में क्या नाम दिया, लो लेवल लैंग्वेज का नाम दिया हुआ है। ठीक है भैया, क्लियर है। तो यहाँ तक क्लियर है तो आर नाम का बटन दबाइए। हाँ, तो सोनू कुमार जी सेम सॉफ्टवेयर सेम हार्डवेयर कैसे ले लेंगे ना हम। ये आपने गाड़ी ले रखी है कोई भी, मान लो वेगन आर, तो मैं थोड़ी गाड़ी वेगन आर लूंगा, मेरे को तो ख्वाहिश है, चॉइस है ना। तो इसलिए हम यहाँ पे कहते हैं कि यार इसके अंदर सेम इन्वायरमेंट है, तो डेफिनेटली यहाँ पे कौन सा इन्वायरमेंट हो गया है, इस इन्वायरमेंट के अंदर हमारे पास होमोजीनियस इन्वायरमेंट हो गया। होमो का नाम तो आपने सुना हुआ है, होमोसेक्सुअल, यानी जो कि सेम कैटेगरी के होते हैं, लड़का है तो लड़की है, लड़का है लड़की है तो लड़की है। ठीक है भैया, तो यहाँ पे भी हमारे पास क्या आ गया, होमो आ गया। होमो मतलब क्या, सिमिलर नेचर का।
तो यानी कि जब हम फर्स्ट जनरेशन लैंग्वेज की बात करते हैं तो वहाँ पे होमो नहीं होता, वहाँ पे हेट्रोजीनियस होता है। और हेट्रोजीनियस का मतलब क्या है कि भैया डिफरेंट डिफरेंट हार्डवेयर होते हैं। और डिफरेंट डिफरेंट हार्डवेयर होने से क्या ड्रॉबैक है कि एक प्रोग्राम दूसरी मशीन पे ट्रांसफर नहीं हो पाएगा। ठीक है जी, और यही कारण है कि इस भाषा को हमने क्या नाम दिया, लो लेवल लैंग्वेज का नाम दिया हुआ। अब सवाल उठता है बच्चे का कि ऑब्जेक्ट लैंग्वेज क्या होती है, हमारे पास सोर्स लैंग्वेज क्या होती है। मान लो आज आपने एक प्रोग्राम लिखा, किसी भाषा का इस्तेमाल करके लिखा, और वो भाषा का नाम था C++। अब क्योंकि आपने एक भाषा का इस्तेमाल करा प्रोग्राम को लिखने के लिए, इसलिए इसको बदले में मैंने यहाँ पे क्या नाम दिया, सोर्स प्रोग्राम का नाम यहाँ पे दे दिया। कल को मेरे को ये डेटा क्या करना पड़ रहा है, बाइनरी में कन्वर्ट करना पड़ रहा है, 101010 में कन्वर्ट करना पड़ रहा है। ठीक है जी, और ये जो कन्वर्जन होगा किसके द्वारा होगा, एक लैंग्वेज ट्रांसलेटर के द्वारा होगा, जिसको हमने क्या नाम दिया, कंपाइलर का नाम यहाँ पे दिया हुआ है। तो जो ये बाइनरी का कोड है, इसको बदले में हमने क्या नाम दिया, ऑब्जेक्ट प्रोग्राम का नाम यहाँ पे दिया हुआ है, क्योंकि यहाँ पे 10101010 की इन्वॉल्वमेंट है। ठीक है बच्चों, तो नेक्स्ट पॉइंट लिख लीजिए। हमने कहा इट इज कंसिडर्ड एज अ फास्टेस्ट लैंग्वेज, एज इन दिस केस देयर इज नो there is no requirement of any language translator। अगला साफ कह रहा है कि इस एनवायरनमेंट के अंदर ये हमारे पास क्या मानी गई है, फास्टेस्ट लैंग्वेज मानी गई है। क्यों फास्टेस्ट मानी गई है, आपको बाइनरी आती है, उसको बाइनरी आती है, कन्वर्जन करने का रिक्वायरमेंट नहीं है, कन्वर्जन का समय हमारा बच जाएगा। ठीक है जी, तो ये सारी जानकारी होगी फर्स्ट जनरेशन लैंग्वेज के बारे में। क्लियर है यहाँ तक सभी को? दबाइए यार नाम का बटन दबाइए, मेक इट फास्ट। फर्स्ट जनरेशन लैंग्वेज के अंदर जितना भी काम होगा बाइनरी के द्वारा होगा। ठीक है जी, प्रोग्राम की पोर्टेबिलिटी पॉसिबल नहीं है। इंटरनल इंजीनियरिंग आर्किटेक्चर के बारे में जानकारी जानना पड़ेगा, तभी जाकर काम हो पाएगा। और ये भाषा अपने में फास्ट मानी गई है। जवाब देना, क्या इस भाषा को याद करना आसान है कि डिफिकल्ट है? आसान है कि डिफिकल्ट है? आप इस भाषा को याद करना चाहते हैं, राइट करना चाहते हैं, या एरर्स को ठीक करना चाहते हैं, जिसको डीबग करना कहते हैं? तो ये लैंग्वेज हमारे पास आसान है कि डिफिकल्ट है? बताओ, मैंने ई लिखा तो आपने भी ई समझ लिया। नालायक को आसान नहीं है, ये अपने में क्या माना गया, काफी डिफिकल्ट माना गया है। क्योंकि अगर कोई चीज बाइनरी में लिखी हुई है, पढ़ना कितना मुश्किल है, इसमें से गलतियां ठीक करना कितना मुश्किल है। वन एक्स्ट्रा है कि जीरो एक्स्ट्रा है, वन कम है कि जीरो वन है, बड़ा मुश्किल है। ठीक है भैया, तो ये इजी नहीं है, ये हमारे पास क्या डिफिकल्ट है। साथ साथ देखने वाली बात है कि जब मैं डी बग की बात करता हूँ, तो बग से क्या मतलब होता है, मेरा एरर, या बग से हमारा क्या मतलब होता है, मिस्टेक। और डी से मतलब क्या होता है मेरे पास, स्कैनिंग। स्कैनिंग मतलब ढूंढो भैया, एंड रेक्टिफिकेशन, ठीक करो भैया। पहले ढूंढ लो, और जब ढूंढ लिया उसके बाद रेक्टिफाई करो इसको, एरर और मिस्टेक को। इस प्रोसेस को डीबग कहते हैं। अब सारा आंसर ही मेरा 1010101010 की फॉर्म में है, तो कौन सा वन एक्स्ट्रा कौन सा जीरो कम है वो मेरे को पता ही नहीं है। इसलिए मैंने साफ बोल दिया कि फर्स्ट जनरेशन लैंग्वेज की बात करोगे, राइट करना, ठीक है जी, रीड करना, या राइट करना, लर्न करना, और डीबग करना, अपने में तीनों में क्या काम है, कठिन काम है, डिफिकल्ट इन्वायरमेंट। ठीक है बच्चों, क्लियर है यहाँ तक सभी को? राइट, कोई डाउट यहाँ पे किसी को? तो कुल मिलाकर हमने क्या पढ़ा, हमने कहा जी कंप्यूटर होता है, उसके अंदर तीन पार्ट्स होते हैं, हार्डवेयर हो गया, सॉफ्टवेयर हो गया, नेटवर्क हो गया। सॉफ्टवेयर तीन तरह के होते हैं। शॉर्टकट है मेरे पास गैस, जनरल पर्पज सॉफ्टवेयर, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर और सिस्टम सॉफ्टवेयर। सिस्टम सॉफ्टवेयर छह तरह के हैं मेरे पास। डीपीएस का ओलू, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज पांच तरह की है। लैंग्वेज ट्रांसलेटर तीन तरह के हैं। और फर्स्ट जनरेशन लैंग्वेज को हम लोगों ने यहाँ पे डिस्कस कर लिया। ठीक है जी, तो आज हम इतना ही पढ़ते हैं, बाकी पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास में। तब तक ये सारा कंटेंट रिवाइज कर लेना।
हैकर जो भी बर्बाद करेगा, हार्डवेयर को बर्बाद करेगा, सॉफ्टवेयर को बर्बाद करेगा और नेटवर्क को बर्बाद करेगा। हमें हार्डवेयर सॉफ्टवेयर नेटवर्क को बचाना है बर्बादी होने से। तो उसके लिए हमें सुरक्षा भी लगानी पड़ेगी, सिक्योरिटी भी लगानी पड़ेगी, जिसको हम इंटरनल कंट्रोल सिस्टम भी कहते हैं। अब बाजार में इंटरनल कंट्रोल सिस्टम हमारे सस्ते भी आते हैं, महंगे भी आते हैं। अपनी औकात के हिसाब से हम सस्ता लेंगे या महंगा लेंगे, वो बात की बात है। ठीक है, तो पहले सॉफ्टवेयर को गहराई से समझो, सॉफ्टवेयर की परेशानियों को ध्यान से समझो, उसको सुरक्षा कैसे देनी है वो समझो। तभी जाकर मुंह तोड़ के जवाब दे पाएंगे हैकर भैया को। ठीक है ब्रो, क्लियर है यहाँ तक सभी को? तो बताइए आज के क्लास का फीडबैक कैसा रहा? गुड रही, बैड रही, वेरी गुड रही, वेरी बैड रही, वेरी वेरी बैड रही, बकवास रही? बहुत बहुत धन्यवाद प्रवीण जी। थैंक्स एवरीवन। चंदन जी, प्रवीण जी, धनंजय, संस्कार, बड़े सारे नाम आ गए। धीरज जी, कादरी साहब, नागेंद्र कुमार, अंकित मौर्य जी, हुसैन साहब, विशाल पांडे जी, राजेश यादव जी, चेतना, अभी प्रधान, राज केसरी, अरन हमजा, कमलेश जी, हरि प्रकाश, अजय कुमार, बहुत बढ़िया, थैंक्स एवरीवन। नाम चलते जा रहे हैं, चलते जा रहे हैं। विकास नाम भी है, मेरा नाम भी है, शिव कुमार झांगड़ा जी का नाम भी आ गया। ठीक है जी, थैंक यू सो मच। बस अब बच्चों आपके साथ एक रिक्वेस्ट है कि इसको रिवाइज जरूर कर लेना। गौतम साहब बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू। गोपाल जी, तो इसको रावत साहब थैंक्स अलॉट। तो इसको अपना रिवाइज कर लेना, और ये चीजें टॉपिक आपके कंठस्थ याद होने चाहिए, ताकि जब हमारा इंटरव्यू हो तो मुंह तोड़ दें सबका। ठीक है जी, चलो बेटा, थैंक्स एवरीवन, बाय बाय, गुड नाइट।